ओके जी बच्चों, वी आर डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व पेपर 3 बिजनेस P3। बिजनेस P3 जैसा कि स्क्रीन मैंने आपके सामने खोली हुई है। बिजनेस P3 जो है चेंज हो गया। पहले हमारे पास 3 आवर्स का पेपर आता था, अब हमें 3 आवर्स का पेपर बिजनेस P3 नहीं आएगा, बल्कि अगर आप देख सकें यहाँ स्क्रीन के ऊपर तो बिजनेस P3 जो है वो अब हमें सिर्फ 1 और 45 मिनट का टेस्ट होगा। तो ये मेजर चेंज है हमारे P3 के अंदर। इसका नाम बिजनेस डिसीजन मेकिंग है। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम अस विल बिलोंग टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दूसरी बड़ी चेंज जो इसमें हुई, इफ यू लुक एट द केस स्टडी जो आप केस स्टडीज क्लास में प्रैक्टिस करते चले आए हैं, वो यूजुअली 5 पेजेस की केस स्टडी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप केस स्टडी देखें तो ये जो DL नामी केस स्टडी आपको गिवन है, लुक एट दिस, ये 1-2 पेजेस की है और तीसरे पेज पे सिर्फ एक ये जो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की एक डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम है, वो सिर्फ बनी हुई है। इसके अलावा और कोई बड़ी केस स्टडी नहीं है। तो इनफैक्ट ये 2 पेजेस और एक तीसरा पेज में कुछ इंडेक्स या कुछ और चीज़ें अपेंडिक्स उसमें ऐड हो सकती है। लुकिंग एट द केस स्टडी, हम कुछ बेसिक से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि केस स्टडी किस बात के मुतल्लिक है। देन विल मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ दैट पेपर, विल सी। अच्छा जी, लेखें कि ये जो बिजनेस है, this was founded by the owner in 2012 in country Y. He used his saving to develop the business as luxury ice cream brand from the natural ingredients. तो ये हमें पता चल गया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए आइसक्रीम का बिजनेस है। DL started manufacturing आइसक्रीम in a small factory in 2013। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की गिवन है, बहुत रैपिडली उसने ग्रो किया। और ये कि in 2016 DL opened the second factory in the first आइसक्रीम शॉप इन कंट्री Y। और उसके बाद हमें इसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में गिवन है कि ये जो ओनर है enjoys being in control of the business and intends to maintain the centralized structure। एंड ये टर्म पढ़ते हुए पता है कि centralized structure we have already studied। इसी तरह प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, कंपैरेटिव मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, इलास्टिसिटीज गिवन है। इसी तरह क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के मुताल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और नेटवर्क डायग्राम उस क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के ऊपर बना के हमें दी भी गई है। तो ये केस स्टडी हमारे पास सबसे पहले तो मौजूद है। अब हम देखते हैं इसके ज़रा सवालों की तरफ चलते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह के सवाल हमसे टेस्ट होंगे। लुकिंग एट द पेपर बच्चों, याद रखो कि P3 में जो सबसे छोटा सवाल आएगा वो 8 नंबर का होगा और सबसे जो लंबा सवाल, बड़ा सवाल आएगा, द लेंथीएस्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 12 मार्क्स। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने याद रखना है कि द मार्क्स स्कीम विल बी फॉलोड फॉर 8 and 12 मार्क्स क्वेश्चंस इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। दैट इज सेम। 8 नंबर के सवाल के लिए वही मार्क्स स्कीम इस्तेमाल होगी और 12 नंबर के सवाल के लिए भी वही मार्क्स स्कीम इस्तेमाल होगी जो पेपर 1 और पेपर 2 में हम करते चले आए। ये सवाल कैसे होंगे? लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज 2 पॉसिबल एडवांटेजेस टू DL ऑफ सेंट्रलाइजेशन एट द बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड। तो सेंट्रलाइजेशन के 2 एडवांटेजेस हम पहले भी पढ़ते हैं, P1 में भी 2 एडवांटेज हमसे टेस्ट होते हैं। जब भी 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है या 2 डिसएडवांटेज टेस्ट होते हैं, P2 में भी सिचुएशन रिमेन सेम, तो यहाँ पे भी सेम। अब ये 8 नंबर के सवाल की मार्क्स स्कीम क्या है, हम जल्दी से जरा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि 8 नंबर के लिए हमसे 2 marks for knowledge and understanding, 2 marks for application and 4 marks for analysis हमसे टेस्ट होते हैं। So this is the same mark scheme that we follow in P1 and P2. There is nothing new in that. पहले P3 की mark scheme ज़ाहिर है बहुत ही फर्क होती थी, लेकिन the good thing that has happened to you before you appear in the exams कि अब आपको एक ही mark scheme follow करनी है। अच्छा जी, looking at the question, analyze 2 possible advantages to DL of centralization as the business continues to expand। तो centralization के advantages क्या है, इस पर सवाल है। लेकिन बिफोर वी गो टू सॉल्व द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो 2 नंबर हमने नॉलेज के लिखे हैं हम कहाँ से स्कोर करेंगे। बच्चों, आई रिपीटेडली से, आई अगेन से टुडे कि नॉलेज के मार्क्स खाली डेफिनेशन लिखने से आपको नहीं मिलेंगे। यू विल स्कोर नॉलेज के मार्क्स by writing all the relevant terms, all the relevant concepts, theories or any other detail that you have studied in your syllabus। जो मैंने आपको पढ़ाई है, आपने किताब से पढ़ी है, वो उन सबको, उन relevant terms को अपने आंसर के अंदर यूज करने से ही नॉलेज के मार्क्स आप स्कोर कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने डेफिनेशन नॉलेज के मार्क्स स्कोर करने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉलेज के मार्क्स, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने, सेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, सॉरी, तो सेंट्रलाइजेशन पे ही सवाल है, उसको डिफाइन किया हमने और वी स्टार्टेड सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। और उसके दौरान में हमने कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करनी है,
हम यूज कर सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन की टर्म अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं आ जाए। हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का लफ्ज यूज कर सकते हैं। उसमें हम हायरार्की का लफ्ज यूज कर सकते हैं, लेयरिंग का डीलेयरिंग का लफ्ज यूज कर सकते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज कर सकते हैं, चेन ऑफ कमांड यूज कर सकते हैं, वगैरह। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट को हम यूज कर सकते हैं। इस तरह के टर्म जो है हम अपने आंसर के अंदर यूज करेंगे वाइल वाइल सॉल्विंग द नॉलेज पर्सपेक्टिव, तो उससे हमें आइडिया होगा, एग्जामिनर को आइडिया होगा कि नॉलेज इन लोगों का क्लियर है। एप्लीकेशन में हम क्या यूज करेंगे, जो हमने केस स्टडी में पढ़ा होगा। मिसाल के तौर पे वो एक मार्केट लीडर है, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आइसक्रीम से रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। जब हम आइसक्रीम से रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो मटेरियल्स आइसक्रीम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, शुगर, मिल्क एटसेट्रा, इस काइंड के टर्म्स को भी यूज़ करना एप्लीकेशन के मार्क्स ही हमें देगा। इसके अलावा वो एक प्रीमियम ब्रांड है, वो हाई प्राइसेस चार्ज करता है, उसके ब्रांड की वर्थ बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर लॉयल्टी है, ये सब चीज़ें यूज़ करने से भी हमें एप्लीकेशन के मार्क्स ही मिलेंगे। एनालिसिस के मार्क्स हम कहाँ से स्कोर करेंगे, उसने पूछा हमसे कि राइट पॉसिबल एडवांटेजेस, तो हम एडवांटेजेस के जो लिंकिंग पॉइंट्स डेवलप करेंगे एडवांटेजेस को लिखने के बाद, उनके ऊपर जो डिटेल्स बताएंगे वो हमारे एनालिसिस के मार्क्स होंगे, जिनको हम डेवलप करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड बाइंग से अगर हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं, तो ये हमने अपना यहाँ से एनालिसिस डेवलप करना शुरू किया। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या होगा, हमारी यूनिट कॉस्ट लो हो जाएगी। यूनिट कॉस्ट लो होगी तो उसकी वजह से इसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा ओवर द कंपेटिटर्स। अगर यूनिट कॉस्ट लो है तो ये रिलेटिवली सस्ता सेल करके अपने कंपेटिटर से ज्यादा अपना मार्केट शेयर ऑब्टेन कर सकता है। ये जो चेन ऑफ आर्गुमेंट्स आप डेवलप कर रहे हैं, ये आपको एनालिसिस के मार्क्स देगा। बच्चों याद रखनी है आपने मेरी बात, डू नॉट फॉरगेट के खाली एनालिसिस कोई चीज नहीं होता, इट्स ऑलवेज कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। तो आप एनालिसिस लिखें और उसको जब भी डेवलप करें तो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज कॉन्टेक्स्ट, ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज केस स्टडी। जितनी ज्यादा केस स्टडी आप इस्तेमाल करते रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आंसर को केस स्टडी से ग्रो करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो 8 नंबर के सवाल में 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आपसे टेस्ट हुए अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैव रिटन हियर। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो कि नॉलेज का था, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो कि एप्लीकेशन का था, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो कि एनालिसिस का था। तो दिस वाज द डिटेल ऑफ द 8 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलें बच्चों। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 विल बी एन 8 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, एनालाइज 2 पॉसिबल लिमिटेशंस टू डीएल ऑफ यूजिंग क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन किस पे है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में, जो सेक्शन 4 में हमने पढ़ रखा है। इसमें हम क्रिटिकल पाथ को डिफाइन करेंगे और फिर हम अपने नॉलेज की चीजें प्रोड्यूस करेंगे। उस नॉलेज की चीजें प्रोड्यूस करने में क्रिटिकल पाथ से मुतल्लिक मिसाल के तौर पे टाइम मैनेजमेंट, मिसाल के तौर पे साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग, मिसाल के तौर पे लीन प्रोडक्शन, वेस्टेजेस मैनेजमेंट वगैरह, इनको यूज करेंगे और हम अपने नॉलेज के मार्क्स स्कोर कर लेंगे। एप्लीकेशन पे जाएंगे, इसी तरह इसके क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के लिमिटेशंस लिखेंगे, उन लिमिटेशंस को डेवलप करेंगे और कॉन्टेक्चुअली डेवलप करेंगे, तो उसके मार्क्स हमें मिलते रहेंगे। तो 8 नंबर का सवाल है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल 12 नंबर का होगा थियोरेटिकली, और उसके साथ कुछ कैलकुलेशन हमसे टेस्ट हो जाएगी और जो कि उस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हमसे बढ़ा देगी। जैसे कि यूज द डेटा कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आप सबने कैलकुलेट करना हुआ सीखा है, पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। 1 नंबर का सवाल है, यूजिंग द डेटा इन टेबल 1 कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है, किसी और वक्त किसी और क्लास में हम इसको कैलकुलेट कर भी लेंगे। और उसके अलावा ये 4 नंबर का सवाल उसने हमसे पूछ लिया। उसके बाद उसके ऊपर हमसे 12 नंबर का सवाल आएगा जो कि इवेल्युएशन बेस्ड सवाल होगा। यहाँ पे देखें भी, इवेल्युएट वेदर डीएल शुड गो हेड विद द प्रपोज्ड प्रोडक्शन लाइन। दिस इज प्योरली अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। 12 नंबर का सवाल बच्चों इज प्योरली अ डिसीजन मेकिंग सवाल। तो इसमें उसने पूछा इवेल्युएट वेदर डीएल शुड गो हेड, तो वो किससे डिसीजन मेकिंग कराना चाह रहा है, आपसे डिसीजन मेकिंग कराना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप उसको ओपिनियन दें कि वेदर यू शुड गो हेड विद दैट और नॉट। इसमें चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव फॉलो होंगे। इसमें बच्चों 2 मार्क्स का नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें 2 मार्क्स की एप्लीकेशन टेस्ट होगी, इसमें 2 मार्क्स का एनालिसिस टेस्ट होगा। तो एनालिसिस के नंबर 8 नंबर के सवाल से कम है, इसमें आपने याद रखना है। और 6 मार्क्स की इवेल्युएशन टेस्ट होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो इस 12 नंबर में सवाल में डिसीजन मेकिंग के सवाल में आपको मिलेंगे वो एप्लीकेशन के होंगे। इसमें चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव फॉलो हो रहे हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1,
असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4, चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव फॉलो हो रहे हैं। अच्छा जी, इस सवाल में नॉलेज को स्कोर करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में लिखें, हम पे बैक के बारे में लिखें, एनपीवी के बारे में लिखें, कॉस्ट के बारे में लिखें, इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट के बारे में लिखें, कैश फ्लो के बारे में लिखें, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिखें, ये सब हमें नॉलेज के मार्क्स देते रहेंगे। इस सवाल में एप्लीकेशन करना भी बहुत बहुत आसान है। क्यों एप्लीकेशन करना आसान है? क्योंकि ऊपर आपने कैलकुलेशन की हुई है, उन कैलकुलेशन के पीछे टेबल्स मौजूद हैं, उन कैलकुलेशन के पीछे वैल्यूज मौजूद हैं। बच्चों, नंबर्स की एप्लीकेशन से ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन कोई और नहीं होती। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, नंबर्स की एप्लीकेशन से ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन कोई और नहीं होती। तो यूज नंबर्स ऑलवेज। वो नंबर्स यहाँ पे आपके पास हैं, उन्हें यूज करें। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे एवरेज रेट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 24% है, वो 24% आप कैलकुलेट करें, उसको यूज करें। आप ये कह रहे हैं कि पे बैक पीरियड आपका 3 years है, उसको यूज करें। तो इसको बेस करते हुए यू नीड टू गिव योर ओपिनियन बाय यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ बोथ। मसलन अगर आपका एनपीवी जो है वो सॉरी, आपका जो पे बैक है वो 3 years है, तो दैट इज अ गुड पे बैक, बहुत क्विक है। इसको यूज करें। बताएंगे जो इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी इंटरेस्टेड होंगे अपना पे बैक अर्ली, सॉरी, अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी वापस लेने में, उनके लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली द ARR इज 24%, दैट इज गुड ARR। गुड कैसे है? यू विल बी कंपेयरिंग इट विद अदर, फॉर एग्जाम्पल यू विल बी कंपेयरिंग इट विद अदर प्रोजेक्ट्स ARR, विद अदर जो इन्वेस्टमेंट्स ARR, आप कहेंगे उनके मुकाबले में अच्छा या बुरा है। अगर कोई और नहीं गिवन तो यू कैन सिंपली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को इंटरेस्ट रेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट इन दैट बैंकिंग सेक्टर जो यहाँ पे उस कंट्री में मौजूद है वो 20% है, और योर एवरेज रेट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 24%, तो इट मीन्स के अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हायर है। लेकिन फिर इसकी वैल्यूएशन में अभी अभी लिख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स इनटू द प्रोजेक्ट होती है वो रिलेटिवली रिस्की होती है। जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा आपको 24% दे, ये तो एक एस्टिमेशन है। जबकि बैंक्स के जो रेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो लाजमी तौर पे आपको 20% हर साल देते रहेंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ARR हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रो भी शो कर सकता है, ग्रोथ भी शो कर सकता है। अगर आज 24% है तो कल ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स होते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं शो कर सकते। मोस्ट प्रॉब्ली वो लीनियर ग्रोथ शो करते हैं, और समटाइम्स वो कांस्टेंट रहते हैं, खास रेट पे आपको पैसे मिलते रहते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में इसे आप इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यूज करते हुए, इवेल्युएट करते हुए यूज करेंगे। इस सवाल में 12 नंबर के सवाल में आपने याद रखना है कि वट एवर यू पॉइंट यू राइट, वट एवर द पॉइंट यू राइट द इवेल्युएशन ऑफ दैट पॉइंट विद दैट। क्वेश्चन के अंदर इवेल्युएशन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इवेल्युएशन आप विद इन द क्वेश्चन करेंगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप फाइनल 6 नंबर है बच्चों इवेल्युएशन के, तो इसका मतलब है कि जो मेन बॉडी ऑफ द आंसर है, जो एनालिसिस पे बेस्ड है, मिसाल के तौर पे अगर वो भी 6 नंबर की है, नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस, तो बाकी इवेल्युएशन भी 6 नंबर की है। तो इवेल्युएशन को भी उतना ही फोकस करें, बल्कि उससे ज्यादा फोकस करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं है, ये कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस है, केस स्टडी से लेना है। इस तरह इवेल्युएशन भी सिंपली नहीं करनी बेटा, इवेल्युएशन भी केस स्टडी के अंदर से डेटा लेना है। इवेल्युएशन भी रिपीटेडली आपने केस स्टडी से उसकी इंफॉर्मेशन यूज करते जाना है, करते जाना है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा ये लिखेगा कि इसकी जो पे बैक पीरियड है वो 3 years है, तो ये उसको लेकिन कोई और प्रोजेक्ट है उसमें पे बैक जो है वो 1.5 years है। तो अगर उसकी बजाय दूसरा बच्चा ये लिख रहा है कि इसका जो आइसक्रीम फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने का जो अमाउंट है 5 million मिसाल के तौर पे, उसका जो पे बैक है वो 3 years है, और दूसरा किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में 6 million का पे बैक जो है वो 1.5 years है, तो वो दूसरे वाले की ज्यादा रेलिवेंट एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को यूज करते रहें। फाइनल इवेल्युएशन लाजमी तौर पे दें। फाइनल इवेल्युएशन मैंने आपको हमेशा से बताया कि 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड होगी। हर हर एनालिसिस के पॉइंट के साथ इवेल्युएशन करने के बाद फाइनल इवेल्युएशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इवेल्युएटिव स्टेटमेंट आप देंगे पहले कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू whether the project is worthy or not, is it good, doable or not doable, with your opinion। तो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट आपने अपनी जो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कहना है वो विद द रीजन हमेशा होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप इवेल्युएटिव डिस्कशन करेंगे जो 2 से 3 फैक्टर्स पे बेस्ड होगी। हमेशा बात करेंगे कि आपने जो डिसीजन दिया है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, या उसके काउंटर आर्गुमेंट आपके पास क्या है।
ठीक है, और फिर यू विल गिव योर जस्टिफाइड कंक्लूजन फाइनली आखिर में कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन आई स्टिल बिलीव कि जो मैं कह रहा था वो सही था, जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्ट किया था इट वाज अ राइट पॉइंट ऑफ व्यू, या समटाइम्स यू कैन गो अगेंस्ट दैट भी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन याद रखें कि फाइनल इवैल्यूएशन के 3 पार्ट्स हैं। फाइनल इवैल्यूएशन में इन तीनों बातों को करके ही आप अपना फाइनल आंसर डेवलप करेंगे, उसके बगैर आप नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कहेंगे कि मेरा ये ख्याल है कि डीएल को इस प्रपोज प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के साथ लाजमी तौर पे जाना चाहिए। उसका आर्गुमेंट आप ये देते हैं क्योंकि उसका पे बैक बहुत ही कम है, लेकिन साथ ही कहते हैं ये डिपेंड करता है कि फोरकास्टेड जो कैश फ्लो है जिसकी बेस पे हमने वो कैलकुलेट किया है, वो फोरकास्टेड कैश फ्लो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। क्योंकि अगर फोरकास्टेड कैश फ्लो सही नहीं है तो इसका मतलब है पे बैक भी सही नहीं है। या एक और बच्चा कहता है कि वो ARR जो है वो 24% है, तो वो ये देखेगा कि क्या ये प्रॉफिट रेट जो उसको मिल रहा है विल इट रिमेन कांस्टेंट फॉर द कमिंग ईयर्स और नॉट। तो इस तरह से आप वो फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली अपना कंक्लूजन दे देंगे कि मेरे ख्याल में जो ओनर है वो बहुत एम्बिशियस है ग्रोथ के बारे में, इसलिए उसको ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो ये इवैल्यूएशन की 3 बातें आपने याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसमें भी कैलकुलेशन है। अच्छा, एक बात रह गई, याद आपने रखना है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो ARR है उसका जो फार्मूला अब यूज होना है, पिछले सिलेबस से थोड़ा सा फर्क है। ARR का फार्मूला अब है एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज करते थे, अभी अकाउंटिंग का फार्मूला है उसको हम यूज कर रहे हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100। और एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, इससे हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये फार्मूला रहेगा। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन इट्स बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन यूजिंग द डेटा इन टेबल 2, कैलकुलेट द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह इवैल्यूएट वेदर द DL शुड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स रिड्यूस द प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स इंक्रीज द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ये दोनों हमने कैलकुलेट किए। इवैल्यूएट वेदर DL शुड कंसीडर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर 12 नंबर का सवाल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। 12 नंबर के सवाल को अटेम्प्ट करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी। तो बच्चों, द टोटल मार्क्स फॉर दिस पेपर रिमेन 60 नाउ। 60 नंबर का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 1 और 45 मिनट टाइम मिलेगा। जो मैंने मार्क्स डिवीजन हमेशा से बताई है, इस पेपर में भी आप 15 मिनट सेपरेट कर दें फॉर केस स्टडी, तो 15 मिनट आप केस स्टडी पढ़ने में लगा देंगे जब, तो आपके पास टोटल टाइम बचेगा 1 और 30 मिनट्स। उस 1 और 30 मिनट्स को आप इस तरह से डिवाइड करें कि आपने ये 90 मिनट्स हैं आपके पास, 1 और 30 मिनट्स, और आपका 60 मार्क्स हैं। तो अगेन द फार्मूला रिमेन सेम, 1.5 मिनट फॉर एवरी मार्क। तो इस तरह से डिवाइड करके अपना पेपर सॉल्व करें। किसी सवाल को ज्यादा टाइम देने की कोशिश मत करें, क्योंकि पेपर पूरा करना इज ऑलवेज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू लिविंग वन क्वेश्चन एंड फोकसिंग मोर ऑन सम अदर। तो ये बात जहन में रखते हुए आप इसको अटेम्प्ट करें। सही हो गया बच्चों? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू P3। हम इस तरह के कुछ और सेशन रखते रहेंगे जिसमें P3 के कुछ सवाल भी हम डिस्कस करते रहें आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।